नमस्कार मित्रों, द स्वदेश में आपका स्वागत है। इजराइल ने ईरान पर अटैक किया। इस पर हम मैंने पहले भी बात की हुई थी, कल रात को जो मैंने वीडियो बनाया था कि भाई मध्य एशिया की पॉलिटिक्स किस तरीके से चल रही है, उसमें इजराइल और ईरान के बीच में टेंशन हो रही है और इस टेंशन की का नतीजा यही आएगा कि इजराइल कभी भी ईरान पर अटैक कर सकता है और वही हुआ। इजराइल ने रात में ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया। अच्छा, उसके बाद ईरान ने रिटेलिएट करने का प्रयास किया पर उसके ड्रोन के अटैक को नाकाम कर दिया इजराइल ने। और हर कोई मान रहा है कि यह नाकाम किया इजराइल ने नहीं, यह नाकाम किया है अमेरिका ने एक तरीके से। तो अब मध्य एशिया की पॉलिटिक्स काफी बदलेगी, क्योंकि देखिए यह सब चीजें न्यूक्लियर वेपन से जुड़ी हुई हैं, जो कि माना जा रहा है कि यूरेनियम 235 जिसकी रिक्वायरमेंट होती है परमाणु हथियार बनाने के लिए, ईरान उसकी शुद्धता के करीब पहुंच रहा है। माना जा रहा है कि 87% तक वो पहुंच चुका है और अगर वह 90% तक पहुंच गया तो वह लगभग 20 से 25 हथियार यहां पर बना लेगा और उसके पास लगभग 20,000 बैलिस्टिक मिसाइलें भी तैयार हैं, जिसका उपयोग वह कर सकता है मध्य एशिया की राजनीति को अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करने की। तो यह स्थिति वहां पर बनी है, जो कि अभी आप देखेंगे तो मध्य एशिया में केवल इजराइल ही है जिसके पास परमाणु हथियार है और शायद इसी वजह से वो बाकी देशों से अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। और अगर ईरान के पास परमाणु हथियार पहुंच गए तो फिर आपको पता ही है कि मध्य एशिया की पॉलिटिक्स पूरे तरीके से वहां पर बदल जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं मध्य एशिया के विषय में बात नहीं करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं बात करूंगा मुख्य रूप से भारत की, क्योंकि भारत बहुत बुरे तरीके से फंसा हुआ है। अभी भारत ने एक स्टेटमेंट जारी किया है कि भाई हम इजराइल और ईरान दोनों कहते हैं कि संयम रखें, डिप्लोमेटिक आधार पर बातों को ठीक करें और यहाँ पर एक दूसरे पे हमला ना करें। भारत ने यहाँ पर इजराइल ने जो ईरान पर हमला किया उसकी निंदा नहीं करी है। भारत क्यों फंस रहा है इसको ही हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर मैं सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, ओमान, कतर, इन सब के विषय में बात नहीं करूंगा। यहाँ पर मैं बात करूंगा केवल 4 देशों की, इजराइल, ईरान, यूएसए और रशिया, बस। और किसी की बात करनी ही नहीं, क्योंकि भारत ऐसे ही चक्रव्यूह में फंसा हुआ है इस समय। अब आप नोटिस करिएगा कि पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ तो उस आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया और इस दौरान एक ही देश था जो भारत के साथ खुलकर खड़ा रहा और वह देश था इजराइल। और इजराइल के बारे में कहा भी जाता है कि इजराइल इज आवर ऑल वेदर फ्रेंड। सिचुएशन कैसी भी हो, इजराइल हमारा समर्थन करने को तैयार रहता है। अच्छा, एक और दोस्त है रूस, जो कि भारत का समर्थन करता है। अब इजराइल और रूस कभी भी एक पेज पे नहीं आ सकते। यही हाल है अमेरिका और ईरान की, क्योंकि ईरान भी इंडिया का अच्छा एलाई है। ईरान के साथ भी भारत जो है वो ट्रेड करता है और इस ट्रेड में मेनली जो है वो तेल और गैस है। लेकिन हाँ, जब से अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शन लगाया है उसके बाद से भारत की डिपेंडेंसी ऑयल को लेकर ईरान पे बहुत कम हो गई है। लेकिन अभी भी भारत जो है वो सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कुवैत, इन लोगों से ऑयल लेता है और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के सहारे आते हैं भारत में। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नियंत्रण ईरान का है। भारत ईरान के संबंध एक दौर पे और निचले स्तर पर गए थे। जिस समय इराक ईरान युद्ध चल रहा था उसमें सद्दाम हुसैन का दौर हुआ करता था, तब भारत इराक के बहुत करीबी हुआ करता था। लेकिन सद्दाम हुसैन के जाने के बाद से भारत का संबंध ईरान से बढ़ा है। यहाँ तक कि चाबहार पोर्ट के सहारे, जो कि ईरान में है, उसके सहारे भारत जो है वो मध्य एशिया में एंट्री करना चाहता है। और क्योंकि पाकिस्तान के बिना आप मध्य एशिया जा नहीं सकते थे और पाकिस्तान से हमारे संबंध बहुत खराब है, ऐसे में चाबहार पोर्ट ही इकलौता तरीका है जहां से हम एंट्री कर सकते थे मध्य एशिया में। तो अब ईरान की आवश्यकता तो है भारत को और अभी चाबहार पोर्ट को लेकर बातें लगातार चल रही है। हाँ, यह मिशन उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ है, लेकिन भारत यहां पे फंस कहा रहा है। अब देखिएगा, इजराइल, यूएसए एक पक्ष है, ईरान और रशिया एक तरीके से एक पक्ष है। अब भारत के लिए आप देखेंगे तो इजराइल हमेशा खड़ा रहा है, चाहे किसी भी फील्ड की बात करें। मतलब अगर डिफेंस के सेक्टर में किसी देश पर भारत भरोसा करता है तो वह रूस और इजराइल और फ्रांस, ये 3 देश हैं। भारत के डिफेंस सेक्टर की बात करें तो लगभग 87% तक जो हम हथियारों का इंपोर्ट करते हैं वह इन्हीं 3 देशों से करते हैं। बाकी 13% में अन्य देश आते हैं। तो आप समझ सकते हैं इजराइल हमारा कितना मजबूत एलाई है। और हर तरफ आपने देखा कि कोई भी सिचुएशन रही हो, इजराइल हमारे साथ हमेशा से खड़ा रहा है। लेकिन ईरान भी हमारा अच्छा एलाई है। अभी आपने देखा कि भाई जो भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन हुई थी, वहां पे ईरान ने जो डिप्लोमेटिक स्टैंड लिया था, भारत को वहां से दुख तो पहुंचा है। और अभी जो इजराइल कर रहा है भारत ने यहाँ पे एक तरीके से यह कहा है कि भाई दोनों संयम बनते। मतलब भारत ने इजराइल को लेकर कोई भी ऐसी बात नहीं की जिससे इजराइल को दुख पहुंचे। और इंटरनली मैं हमेशा कहता हूं कि भारत इजराइल का समर्थन करने वाला है, लेकिन खुलकर नहीं बोल पाएगा। अब इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे आप देखेंगे यूएसए और रशिया का रोल आ जाता है, क्योंकि इजराइल ने जो भी काम किया है उसमें
यूएसए का रोल पूरी तरीके से रहा है। यूएसए भले यह कहते फिर रहा है कि भाई देखो जो इसराइल ने ईरान पर किया उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, पर हर कोई जानता है कि यूएसए की बैकिंग के बिना इसराइल यह काम ईरान में नहीं कर सकता था। और इधर आप देखेंगे ईरान को समर्थन कर रहा है रशिया। तो अब भारत ऐसे चक्रव्यूह में फंसा हुआ है कि भाई अगर इसराइल का समर्थन कर रहा है तो ईरान से दुश्मनी हो रही है, और ईरान से दुश्मनी होने का मतलब है कि रशिया भी नाराज होगा। अच्छा, भारत की ऑयल की आपूर्ति आप देखेंगे जब से हमने गल्फ कंट्रीज पे अपना डिपेंडेंसी कम की है, उसके बाद से हमारी ऑयल पे डिपेंडेंसी बढ़ चुकी है रशिया के लिए। हम रशिया से अपना मैक्सिमम ऑयल परचेज कर रहे हैं, गैस परचेज कर रहे हैं। अगर हम एनर्जी रिक्वायरमेंट की यहाँ पर बात करें तो विश्व में यूएसए चाइना के बाद इंडिया तीसरे नंबर पर आता है, जिसको इस समय एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। और एनर्जी की रिक्वायरमेंट के लिए आपको तेल और गैस पर ही इस समय निर्भर होना पड़ेगा, और भारत अभी इस पर यहाँ पर सक्षम नहीं है अपने आधार पर। भारत को इसके लिए चाहे रूस के पास जाना पड़ेगा और चाहे जो जो यहाँ पर गल्फ कंट्रीज है उनके पास जाना पड़ेगा। तो बात यहीं पर यह फंस रही है कि भाई ईरान के समर्थन में रूस आ गया है, और यूएसए तो हमेशा इसराइल के साथ खड़ा ही है। और अभी आप देख रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत और अमेरिका के संबंध थोड़े से डाउनग्रेड तो हुए हैं, इसमें तो किसी को कोई शक दिखाई दे नहीं रहा है। और अमेरिका जिस तरीके से पाकिस्तान के पक्ष में आ गया है, ऐसे में भारत को अमेरिका से संभल के रहना भी पड़ेगा। तो अब बात यही है कि भारत करे तो करे क्या, क्योंकि भारत के लिए कई सारी बातें यहाँ पे फंस चुकी हैं। इसराइल हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है, तो ईरान भी हमारा एक ऐसा एलाई है जिसकी हेल्प से हम एंट्री कर सकते हैं मध्य एशिया में। और अगर ईरान के खिलाफ हमने स्टेटमेंट दिया तो रूस भी इस समय ईरान के समर्थन में आ चुका है, तो रूस से हमारी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। और रूस धीमे धीमे हमसे दूर जा रहा है, हमको दिखाई दे रहा है। पर अभी जैसे अमेरिका हमसे हटा है एक तरीके से, तो हमें वापस से रूस और भारत की दोस्ती को और मजबूत करना पड़ेगा। तो अब इस सब चीजों में भारत कहां फंसेगा, क्योंकि भारत का जो ट्रेड है वो लगभग 1.1 ट्रिलियन का है इस समय। और इस ट्रेड की बात करें तो इसमें से लगभग 20% ट्रेड होता है वो मध्य एशिया और जो हमारा मिडिल ईस्ट है वहां से होता है। भारत का लगभग आप समझिए 20% ट्रेड यहीं से होता है। इसके अलावा लगभग 1 करोड़ भारतीय जो है इस समय इन सब क्षेत्रों में रहते हैं। तो भारत के लिए हालात जो है वो बहुत ऐसे बन चुके हैं कि क्या किया जाए। इसराइल हमारा दोस्त है, हम उसका समर्थन करेंगे तो फिर रूस के साथ दिक्कतें हमारी बढ़ेगी। अगर हम ईरान का समर्थन करेंगे तो इसराइल हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है, वो हमसे नाराज हो सकता है। तो भारत को यहाँ पर बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी जो भारत ने स्टेटमेंट जारी किया वो यही दर्शा रहा है कि भारत यहाँ पर यह बात कर रहा है कि भाई दोनों वॉर को आगे ना बढ़ाएं। और अगर दोनों वॉर इस समय आगे नहीं बढ़ाएंगे तो यही सुखद संदेश होगा भारत के लिए, क्योंकि दोनों देशों की आवश्यकता है इस समय भारत को। और भारत के लिए बहुत दिक्कतें इस समय होती दिखाई दे रही। तो अब देखना पड़ेगा कि भारत यहाँ पे कौन सी पॉलिसी को अपनाता है, क्योंकि हमारा दोस्त इसराइल भी है और हमारा दोस्त रूस भी है। ऐसे कंडीशन में हम किस तरफ जाएंगे यह तो समय बताएगा। पर हाँ, भारत को यहाँ पे बहुत सोच समझ कर अपनी बातें रखनी पड़ेगी। हम ये कर सकते हैं कि इंटरनली इसराइल को सपोर्ट करें, और एक्सटर्नली हम यह बात करें कि भाई दोनों देश आपस के बीच में युद्ध की स्थिति को यहाँ पर शांत कर पाए। लेकिन यह सब चीजें आप देखिए अमेरिका के बिना सह के नहीं हो सकती है। तो आने वाले समय में देखते हैं युद्ध कहाँ पहुंचने वाला है। तो वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और मुद्दे के। दोस्तों को दीजिए इजाजत, लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, द स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए।